सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे ब्लैक डेथ। देखेंगे आखिर ब्लैक डेथ की घटना क्या थी, यह महामारी क्या थी, यह इस समय क्यों चर्चा में बनी हुई है और चीन में ऐसा क्या घटित हुआ है जिसको ब्लैक डेथ से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे टॉपिक को काफ़ी डायनामिक तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें मैं बात करूंगा विंटर डीजल। जी हाँ, आपने अभी तक डीजल शब्द सुना था, लेकिन उसके साथ एक विशेषण जुड़ गया है, वह है विंटर। तो देखेंगे आखिर विंटर डीजल क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस समय चर्चा में क्यों बना हुआ है। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे सक्तिंग वन्य जीव अभ्यारण्य पर। देखेंगे आखिर सक्तिंग वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, क्यों इस समय चर्चा में बना हुआ। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक डेथ पर। प्राचीन काल और मध्यकाल में जब भी प्राकृतिक आपदाएं या महामारियां आती थीं, तो इन्हें धर्म से जोड़कर देखा जाता था। और यह सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं था, यह पूरे विश्व में था। पूरे विश्व की तरह यूरोप में भी जब तक पुनर्जागरण नहीं आ गया था, जब तक कि साइंस का बहुत अच्छा विकास नहीं हो गया था, तो यहाँ पर धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। जब भी यहाँ पर भी कोई अकाल और महामारी आती थी, तो उसके पीछे के धार्मिक एंगल को खोजने का प्रयास किया जाता था। हुआ क्या कि जो मध्यकाल का जो 14वीं शताब्दी है, 14वीं शताब्दी का मतलब होता है 1300 से लेकर 1399 के एकदम लास्ट तक, अर्थात जो 14वीं शताब्दी थी, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से एक धार्मिक एंगल खोजा गया। धार्मिक एंगल क्या था उसको मैं बाद में बताऊंगा, घटनाक्रम समझिए। 14वीं शताब्दी का जो प्रथम दशक है, अर्थात 1300 से लेकर 1309 के एकदम लास्ट तक, यहाँ जो यूरोप का मौसम था उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। परिवर्तन यह हुआ कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, कई जगह बाढ़ की कंडीशन क्रिएट हो गई। लेकिन उसके बाद जब ठंडी का मौसम आया, तो ठंडी इतनी ज़्यादा भीषण पड़ी कि यहाँ का जो झील वाले क्षेत्र थे, कई जगह नहरें थीं, वह तक जम गई। अब आप खुद समझिए कि यह जो यूरोप वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंडी पहले से ही ज़्यादा पड़ती है। अगर ठंडी का समय काल अर्थात माह बढ़ जाए, पहले 3 माह पड़ती थी ठंडी, अब 4 या 5 माह पड़ने लगे, साथ ही साथ ठंडी ज़्यादा पड़ने लगे, तो इससे क्या होगा, वहाँ की कृषि प्रभावित होगी। ठीक यही हुआ 1303 में। 1303 में जब यहाँ पे ठंडी पड़ी, तो यहाँ का जो बाल्टी सागर वाला क्षेत्र था वह भी जम गया। स्वाभाविक है, जब ठंडी इतनी पड़ेगी तो जो कृषि के क्षेत्र में इनकी उत्पादकता है उसमें गिरावट आएगी। पहले से ही जो यूरोप वाला क्षेत्र था, कभी भी कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं रहा। और उस समय की तो बात छोड़ दीजिए, आज भी यूरोप के बहुत ही गिने चुने देश हैं जो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। इससे यह बताता है कि जब भी मौसमी परिवर्तन आया होगा, तो उसमें जो कृषि का जो उत्पादकता है, जब उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा, तो यह क्या, इससे क्या हुआ होगा, जो खाद्यान्न का संकट है वह बढ़ गया होगा। और यही हुआ भी। यहाँ पर दरअसल यहाँ की जो ज्योग्राफी, यहाँ का जो भूगोल है, वहाँ पर आप देखेंगे जलवायु काफ़ी कठोर है। यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पहाड़ हैं, मैदानी भाग का अनुपात कम है, साथ ही साथ पानी की उपलब्धता हर जगह कम है। इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो उत्पादकता है कृषि की काफ़ी प्रभावित हुई, और इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि लोग भूखे मरने लगे। अब समझ सकते हैं, भूखे मरने लगे, और साथ ही साथ जिन लोगों के पास अन्न था, वह लगभग 300% तक दाम बढ़ाकर अपने सामान को बेच रहे थे। स्वाभाविक है, जब सबके पास पैसा इतना पे करके खरीदने का नहीं होगा, तो भूखे रह जाएंगे, और भूखे रहने से क्या होगा, उनकी मृत्यु होने लगी। यहाँ पर लोग भूखमरी से मर ही रहे थे। इसी समय एक और घटना हुई, और जिसने जो घटना अब होगी, इसने पूरे यूरोप में तांडव मचा दिया। और फिर मैं बताऊंगा कि धार्मिक एंगल इसका क्या जोड़ा गया। 1330 से लेकर 1340 के दशक में जो वर्तमान का चीन है, यहाँ पर कई बार प्लेग की घटना हुई। प्लेग एक बीमारी है, मैं बताऊंगा आगे क्या है, लेकिन आप थोड़ा बहुत जानते होंगे प्लेग किसकी वजह से क्या हुआ। 1330 और 1340 में कई बार यहाँ पर लोग बीमार हुए। कहाँ पर? चीन में।
लेकिन चीन में जब 1340 के बाद फिर से प्लेग फैला तो इस प्लेग ने क्या किया, चीन की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, अर्थात प्लेग की महामारी चीन की सीमाओं से बाहर चली। बाहर इस वजह से गई कि जो लोग जो भी वहाँ पे जो बाउंड्री वाले एरिया हैं, चूंकि आप समय है देखिए 1340 के दशक का, और यहाँ पर इस समय इतनी जो है कि ना ही तो बाउंड्री थी, ना ही तो इतनी साफ सफाई थी, जंगली क्षेत्र थे। तो ये हुआ क्या कि जो प्लेग की महामारी थी ये चूहों के माध्यम से यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप तक पहुंच गई। यूक्रेन की लोकेशन आप थोड़ा सा आपको मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा याद करिए कहां पर। अब चूहों के माध्यम से यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप तक यह बीमारी पहुंच गई। चीन इस समय जो है कि मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और अब प्रायद्वीप तक सिल्क का व्यापार करता था, जिसे सिल्क रोड के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए चाइना का आप देख लीजिए, और चाइना का यह देखिए जो रेड कलर में सिल्क रोड है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको फिर से आपको क्रीमिया प्रायद्वीप दिखाता हूं, इससे चीज़ों को आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए, आप देखिए यूक्रेन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ब्लैक सी को देखिए, ब्लैक सी के उत्तर में देखिए यूक्रेन लिखा है। तो यूक्रेन के जो नीचे आपको ब्लैक सी का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही है क्रीमिया प्रायद्वीप। और इसके अगर आप यूक्रेन के पूरब की ओर जब जाकर देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा। तो दरअसल होता क्या था कि चाइना इस समय सिल्क रोड के माध्यम से काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या करता था, पूर्वी यूरोप के साथ व्यापार करता था। इसी व्यापार के क्रम में चाइना से क्या हुआ, जो प्लेग की बीमारी थी चूहों के माध्यम से क्रीमिया प्रायद्वीप पर आ गई। क्रीमिया में क्या हुआ, क्रीमिया एक ऐसा पॉइंट था जहां से पश्चिमी यूरोप को सामान बेचा जाता था या भेजा जाता था। कैसे, चीन से लेकर एशिया के सभी जो देश हैं वह क्रीमिया प्रायद्वीप पर अपना सामान लेकर जाते थे। वहां जहाज़ों के माध्यम से क्या किया जाता था, पश्चिमी यूरोप तक जो है कि सामानों को भेजा जाता था। तो हुआ क्या, ऐसी ही घटना घटी कि क्रीमिया से जब सामान से भरे जहाज को इटली के सिसिली बंदरगाह के लिए भेजा गया तो हर जहाज पर प्लेग संक्रमित जो चूहे थे वो क्या हो गए, फैल गए। अब देखिए जैसे जहाज है, अब इस जहाज को अगर हम क्या करें, कहीं कोस्टल एरिया पे खड़ा कर रखा है, इन जहाज़ों में अनाज भरकर आता था, अनाज पर निर्भर होते हैं चूहे। चूहे पहले से ही क्या हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, किससे, प्लेग जैसी बीमारी से। अब ये चूहे भी क्या हो गए, इन्हीं जहाज़ों पर सवार हो गए, और जब सवार हो गए तो ये जहाज़ों के साथ साथ क्या करने लगे, ये संक्रमित चूहे जा रहे हैं। अब जो लोग जहाज में बैठे थे वो उनको क्या हो गया, इसका संक्रमण फैलने लगा, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में जो उसमें रखे सामान थे उसके संपर्क में आते थे। चूहों ने अधिकांश सामानों को संक्रमित कर दिया था, साथ ही साथ वह व्यक्तियों के भी टच में आते थे। इस तरह से संक्रमण का प्रभाव फैलने लगा। संक्रमण इतना घातक था कि जब तक जहाज इटली पहुंचता तब तक यहाँ पर अधिकांश लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। जब जहाज यूरोप के बंदरगाहों पर अक्टूबर 1347 में जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि उसके अधिकांश जो नाविक हैं, जो जहाज के लोग हैं, मर चुके हैं। बहुत गिने चुने उसमें लोग बचे थे, लेकिन यह लोग भी क्या थे, संक्रमित थे, और वहाँ उन जहाज़ों में रखे सामान भी संक्रमित थे। जब लोग यहाँ पर यूरोप के बंदरगाहों पर इन सामानों को उतार रहे थे, इन संक्रमित लोगों को उतार रहे थे, इनको यह नहीं पता था कि यह जिस चीज़ को उतार रहे हैं, जो सामान उतार रहे हैं, इसमें संक्रमण है, और संक्रमण है प्लेग का, जो चूहों के माध्यम से लाया गया है। और यह जिन लोग भी इन जहाज़ों के संपर्क में आए, सामानों के संपर्क में आए, वो खुद भी संक्रमित होते चले गए, और देखते ही देखते क्या हुआ, लगभग पूरा यूरोप इस प्लेग की जाल में फंस गया। शरीर में फोड़े लोगों के पड़ने लगे, लोगों को घाव बनता था, उसमें पस बनता था, बुखार आता था, सीने में दर्द होता था, कमजोरी महसूस होती थी, और लोगों की मौत हो जाती थी। 1347 से लेकर 1352 तक इस बीमारी ने यूरोप की लगभग आधी आबादी को और पूरे विश्व की लगभग 1/3 आबादी का नाश कर दिया, अर्थात उनकी जान ले ली। यह था आपकी प्लेग का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम। अब देखिए धार्मिक एंगल क्या खोजा गया और ब्लैक डेथ नाम कैसे पड़ा। मैंने पूरा घटनाक्रम क्या बताया कि चीन में संक्रमण फैला था प्लेग का, वहां से क्रीमिया प्रायद्वीप से जहाज़ों के माध्यम से यूरोप में फैला। बाइबल में यह मान्यता है कि ईसा मसीह फिर से दुनिया में आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले 4 विनाशकारी घटनाएं होंगी। इन घटनाओं के संकेतक होंगे 4 घुड़सवार। घुड़सवार के आने का मतलब है कि जब घुड़सवार आएंगे तो यह आपदाओं और बीमारी
बीमारियों को लेकर आएंगे जिससे बहुत बड़ी संख्या में आबादी खत्म हो जाएगी। तो जब यहाँ पर क्या हुआ, अनाज की किल्लत हुई, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ का मौसम जब परिवर्तन हुआ और उसके बाद जब ये महामारी आई तो लोगों ने कहा कि लगता है कि जो तीसरा घुड़सवार है जिसका रंग काला था, बाइबल में कहा गया है कि जो 4 घोड़े आएंगे उसमें जो तीसरा घोड़ा होगा, जो घुड़सवार होगा, वह काले कलर के घोड़े पर बैठकर आएगा। और वह किसका प्रतीक है? वह काल का है, यमराज का प्रतीक है। अर्थात वह ऐसी शक्ति होगी जो दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जो पापी हैं, जो ऐसी मान्यता है उनकी, वह बहुत बड़ी आबादी को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो जब ये देखिए क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो यह लगता है तीसरा घुड़सवार आ चुका है और इसी के कारण इन्होंने नाम दिया, वह था ब्लैक डेथ। क्यों दिया ब्लैक डेथ? क्योंकि यह जो घुड़सवार था ब्लैक कलर के घोड़े पे आने वाला था और इसका प्रतीक था ये बहुत बड़ी आबादी को नाश कर देगा। और पहले अकाल के माध्यम से, भुखमरी के माध्यम से और फिर महामारी के माध्यम से ऐसा ही हुआ। इसी के कारण ये शब्द पॉपुलर हो गया और वह था ब्लैक डेथ। जब यूरोप में, जैसा कि मैंने बताया कि इसको ब्लैक डेथ नाम दिया गया, लेकिन ब्लैक डेथ नाम देने के पीछे जो महामारी थी वह थी प्लेग। अब देखिए मैं प्लेग समझाता हूँ ये क्या होता है। यह मुख्य रूप से जो कृंतक होते हैं, रोडेंट होते हैं, जैसे चूहा है, गिलहरी है, जंगली खरगोश है, मरमट है। मरमट का मतलब होता है ऊंचे पर्वतीय या ठंडी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गिलहरी की एक प्रजाति, अर्थात गिलहरी की ही एक प्रजाति होती है मरमट। तो ये जो कृंतक हैं, अर्थात जो अपने दांतों से चीज़ों को काटते हैं, फाड़ते हैं और फिर भोजन करते हैं, इनमें पाया जाने वाला जो है कि एक रोग है प्लेग, जो फैलता है बेसिलस फेस्टिस, और इसको जो है कि पास्चुरेला फेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यह जो चूहा है, गिलहरी है, जंगली खरगोश है, मरमट हैं, इनमें क्या होता है कि जो पास्चुरेला फेस्टिस की वजह से एक बीमारी होती है और इसी बीमारी का नाम है प्लेग। अब जब ये चूहे क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, और जब इन चूहे संक्रमित हो जाते हैं तो इन्हीं चूहों पर, इन्हीं कृंतकों पर क्या होते हैं, पिस्सू होते हैं। पिस्सू छोटे छोटे जीव होते हैं जो चूहों पर चिपके रहते हैं। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे कुत्ते होते हैं, ऐसे पालतू जीव होते हैं जिनके ऊपर कोई छोटे छोटे जीव लग जाते हैं और उनको आप क्या करते हैं, डॉक्टर को बुला के हटवाते हैं। तो पिस्सू छोटे छोटे जीव होते हैं जो इन कृंतक पर लगर होते हैं। अब हुआ क्या कि जब चूहे या जो कृंतक है जब ये संक्रमित हो चुके हैं तो इन्हीं पर निर्भर हैं पिस्सू। जब चूहे मर जाते हैं या फिर जो है कि ये पिस्सू जब एक संक्रमित चूहे से इंसानों के संपर्क में आते हैं या फिर जो इंसान है खुद चलकर क्या करता है, इन जानवरों के पास जाता है और ये जानवर पहले से जब संक्रमित होते हैं तो संक्रमण क्या हो जाता है, इंसानों में फैल जाता है। जब इंसानों में यह फैल जाता है तो वो भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया और इंसानों के माध्यम से फिर एक से दूसरे व्यक्ति और दूसरे से तीसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैलने लगता है। और इसी को कहा जाता है यह ब्लैक डेथ, जो कि किसके वजह से था, प्लेग की वजह से था। हुआ क्या कि जब उस समय ये घटना हुई तो ये पहली बार घटना नहीं थी, पहले भी इस प्रकार की प्लेग की घटनाएं हुई और उसके बाद भी ये घटनाएं हुई। लेकिन पहले जो प्लेग की घटनाएं हुई 1340 के दशक से पहले की, वो सीमित मात्रा में हुई, छोटे मोटे क्षेत्रों में हुई। लेकिन जो यह 1340 के दशक में जो घटना हुई जिसको हमने ब्लैक डेथ नाम दिया, यह जो प्लेग की घटना थी बहुत बड़ी विशाल मात्रा में थी। लगभग 5 वर्षों तक इसने अपना कहर ढाया और उसके वजह से जो है कि लगभग विश्व की 1/3 अर्थात 1/3 आबादी नाश हो गई। उसके बाद काफ़ी इस पर खोज हुई, एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण किया, विज्ञान ने प्रगति की और उसके वजह से काफ़ी हद तक इस प्लेग की बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन अभी भी खात्मा नहीं हुआ है। हाल ही में क्या हुआ है, पिछले रविवार को प्लेग फिर से चर्चा में आ गया। चीन के आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र के बैनूर शहर में ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर तीसरे लेवल की चेतावनी जारी की। शब्द ध्यान दीजिएगा, ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, प्लेग का एक प्रकार है, भी मैं आगे बताऊंगा। और इसको लेकर क्या किया गया, तीसरे लेवल की चेतावनी। तीसरे लेवल की चेतावनी का मतलब होता है कि इसके ऊपर फिर एकदम खतरे की घंटी है और तीसरे लेवल का मतलब है कि तुरंत इसको कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ये 4th स्टेज में आ जाएगा। और 4th स्टेज में जब कोई बीमारी आ जाती है
है तो उसका मतलब होता है आउटब्रेक हो जाना, तेजी से फैलना। तो इसको अभी तीसरे स्टेज की कैटेगरी में रखा गया है, अर्थात काफ़ी संवेदनशील है। अब हुआ क्या कि यह जो ब्लैक डेथ की घटना मैंने आपको बताया 1340 की दशक से जो चीन, क्रीमिया होते हुए यूरोप और फिर पूरे विश्व में फैली थी, यह भी क्या था, प्लेग जो ब्यूबोनिक प्लेग है इसी के कारण फैली थी। अर्थात जो आज ब्यूबोनिक प्लेग आया है चीन में, यही ब्यूबोनिक प्लेग उस समय भी था। और उस समय क्या हुआ था, इतनी बड़ी आबादी जो है कि इससे कालकलवित हो गई थी। इसी के कारण कहा जा रहा है कि फिर से हो सकता है कि ब्लैक डेथ की घटना हो जाए। दरअसल ब्यूबोनिक प्लेग का एक प्रकार है, एक स्टेज है जिसका रोकथाम यदि समय रहते ना किया गया तो ये तेजी से फैलता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, तेजी से फैलता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार यह जो बीमारी है यह अर्सीनिया पेस्टिस के कारण होती है। मैंने आपको पास्चुरेला पेस्टिस बताया था, लेकिन अब देखिए जो प्लेग है वो भी कई प्रकार का होता है। इसी में से दो प्रकार हैं। पहला है ब्यूबोनिक, और ब्यूबोनिक जो होता है वो किसके कारण होता है, इर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। और ये भी कहाँ पाए जाते हैं, कृंतकों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो प्लेग बीमारी है वो किसके से संबंधित है, कृंतकों से ही, और उन्हीं प्लेग का ही एक प्रकार है दरअसल ब्यूबोनिक। तो इसी कारण ये भी क्या होता है, यह जो फैलता है ये भी कृंतकों के माध्यम से ही फैलता है। और यहाँ पर जो कारण है वह है एर्सीनिया पेस्टिस। यह जो एर्सीनिया पेस्टिस होते हैं ये कैसे फैलते हैं, दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई कृंतक के जो है कि प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग का शिकार होता है, तो वह अगर उस कृंतक अर्थात उस जीव, चाहे वो गिलहरी हो, चूहा हो, या जो है कि खरगोश हो, जंगली खरगोश हो, उसके संपर्क में यदि आते हैं या उनके शरीर पर जो पिस्सू हैं उनके संपर्क में आते हैं, तो हम भी क्या हो सकते हैं, इससे प्रभावित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। वर्ष 2010 से लेकर 2015 तक दुनिया में ब्यूबोनिक प्लेग की 3248 मामले आए और लगभग 584 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि हाल के समय में आए जो ब्यूबोनिक प्लेग थे यह इतने जो है कि घातक नहीं रहे जितना कि यह ब्यूबोनिक प्लेग जो 1340 के दशक में आया था। चीन में ही 2009 से लेकर 2018 तक प्लेग के 26 मामले सामने आए हैं तथा 11 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी जो घटना हुई है यह इसलिए ज़्यादा घातक है, इसलिए ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि दुनिया अभी कोरोना वायरस से लड़ रही है और उसी में अगर इसका आउटब्रेक हो जाता है तो यह काफ़ी घातक होगा। क्यों घातक होगा मैं अभी बताता हूं आपको। चीन ने देखिए अभी क्या है, इस स्थिति से निपटने के लिए जानवरों को शिकार, इन्हें खाने से मना किया है तथा बीमार व्यक्ति के विषय में तुरंत सूचना देने की बात कही है। चीन से आ रही रिपोर्ट के अनुसार प्लेग अभी भी ब्यूबोनिक स्टेज में है, लेकिन यदि जल्दी नहीं रुका तो यह न्यूमोनिक प्लेग में बदल जाएगा। प्रश्न आएगा यह न्यूमोनिक क्या हो गया। देखिए होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया ब्यूबोनिक प्लेग का एक स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो मृत्यु दर है वो 30 से 60% है। ध्यान दीजिएगा कितना ज़्यादा है, 30 से 60% होता है। लेकिन अगर यह क्या हो जाए, इसका स्टेज बदल जाए, यह जो है और घातक हो जाए, तो इसको बोलते हैं न्यूमोनिक स्टेज। न्यूमोनिक स्टेज में क्या होता है कि जो मृत्यु दर 30 से 60% ब्यूबोनिक प्लेग के केस में थी, न्यूमोनिक में यह 60% से भी अधिक हो जाती है। और न्यूमोनिक प्लेग का मतलब होने का मतलब यह है कि अगर तुरंत इलाज ना किया गया तो मौत होना इसमें निश्चित है। जो न्यूमोनिक प्लेग होता है वो कफ और ड्रॉपलेट्स अर्थात जो हम खांसते हैं, जो हम छींकते हैं, उसके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अर्थात आप संपर्क में आए जरूरी नहीं है। यह क्या हो सकता है कि ये जो अगर मान लीजिए छींकते हैं, हवा में क्या हो कण रहेंगे और उनके संपर्क में आप आएंगे तो आपको भी हो सकता है। जो ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित व्यक्ति हैं उनके अंदर लक्षण 1 से 7 दिन में दिखाई देते हैं। और कौन से लक्षण आते हैं, ठंड लगती है, शरीर और सिर में दर्द होता है, कमजोरी होती है, उल्टी आती है, जी मिचलाता है, गांठों में दर्द होता है और सूजन आती है। जबकि न्यूमोनिक जो प्लेग होता है उसके लक्षण बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। खून जो थूक होता है, थूक में खून आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और व्यक्ति क्या होता है, भगवान को प्यारा हो जा रहा है। चीन में यह जो बार बार बीमारियां आ रही हैं, इससे एक चीज पता चलता है कि इन्होंने जो प्रकृति के जो नियम थे उसका उल्लंघन किया है। चाहे ब्यूबोनिक प्लेग की घटना 1340 के दशक वाली हो, कोरोना वायरस हो, प्लेग की घटना हो, या फिर स्वाइन फ्लू के केसेस में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें चीन एक सबसे बड़ा जो है कि जो ऐसा देश नजर आता है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी से बचता है। वहाँ का जो फूड हैबिट है वह दरअसल ऐसा है कि जानबूझकर बीमारियों को
को लाते हैं। वह अब जो जीव हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनको प्रकृति ने हम लोगों से दूर रखा है, जिससे उनके अंदर कोई अगर बीमारी हो, कोई डिजीज हो, तो हम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, चीन के लोग उन्हीं के बीच में जाकर उन्हीं के मांस को खाकर वो क्या कर रहे हैं, इसको न्योता दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वुहान वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपको विश्व के सबसे बड़े जीवों की मंडी मिलेगी, जहां पर आपको दुनिया के ऐसे जीवों का मांस मिलेगा जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो ब्यूबोनिक प्लेग की घटना हुई है, अगर चीन या पूरे विश्व ने इसको समय रहते नहीं रोक दिया चीन में ही, तो यह पूरे विश्व में घातक प्रभाव क्रिएट कर सकता है। चूंकि हम कोरोना वायरस से पहले से लड़ रहे हैं, ब्यूबोनिक प्लेग भी अगर फैल गया तो इसको शायद हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा और फिर से वही ब्लैक डेथ की घटना रिपीट हो सकती है। आई होप आप इस पूरे मुद्दे को समझ पाए होंगे। आइए अब बात करते हैं विंटर डीजल। ठंडी के समय डीजल की गाड़ियां जल्दी स्टार्ट नहीं होती, जैसा कि आपने देखा होगा। होता का है यह है इसमें कि डीजल जो है कि ठंडी के मौसम में जम जाता है। जब जम जाता है तो फ्यूल की आपूर्ति इंजन को नहीं मिल पाती और उससे क्या हो जाता है, इंजन को जब आप फ्यूल नहीं मिलता तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको पता है जो ठंडी का मौसम होता है, टेम्परेचर ठंडी के मौसम में माइनस में चला जाता है। जब टेम्परेचर यहाँ का माइनस में चला गया तो यहाँ पर जो डीजल की गाड़ियाँ हैं, क्या वो चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगे। इस समय भारत जो है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा जो तनाव है वो काफ़ी बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले सर्दी के मौसम में भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रह सकती हैं। यह दूसरी बात है कि चीन पीछे हट रहा है, लेकिन वो कितने दिन तक हटेगा कोई निश्चित नहीं, उस पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे गाड़ियों के एक विशिष्ट प्रकार के डीजल की आवश्यकता होती है। कहाँ पर? जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो बर्फीले क्षेत्र हैं। इसी आवश्यकता को देखते हुए पिछले साल एक विशिष्ट प्रकार के डीजल का निर्माण किया गया, जिसे विंटर डीजल या विंटर ग्रेड डीजल के नाम से जाना जाता है। अभी चर्चा में इसलिए आया है कि हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस ने जो है कि सेना को विंटर डीजल के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इसका निर्माण इस तरह से किया जाता है जिससे यह ठंड के मौसम में भी नहीं जमता है और -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी यह क्या होता है, लिक्विड की कंडीशन में अर्थात तरल अवस्था में बना रहता है। तरल अवस्था में बना रहने का मतलब है कि यह इंजन तक जाएगा, जलेगा और क्या करेगा, गाड़ियों को चलाए रखेगा। इसमें क्या होता है कि जो भी डीजल होगा, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा, जो चिपचिपापन होगा, वो जल्दी जम जाएगा। तो चिपचिपापन जितना ही कम होगा वो फ्यूल उतना ही क्या होता है, अच्छा माना जाता है। इसलिए जो विंटर डीजल बनाया गया है, इसमें क्या किया जाएगा, जो फ्यूल एडिटिव्स है उसको मिलाया जाएगा। अब प्रश्न आएगा, ये फ्यूल एडिटिव्स क्या होता है? तो जो वाहनों में जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स का मतलब जहां से तेल निकलकर जिस इंजन के जिस रास्ते से होते जाता है, उस पर क्या लगाए जाते हैं, फ्यूल एडिटिव्स लगाया जाता है। ये करते क्या हैं कि जो फ्यूल एडिटिव्स होते हैं, ये फ्यूल इंजेक्टर्स अर्थात जिस रास्ते से फ्यूल जा रहा है उस पर कार्बन जमा नहीं होने देते। कार्बन जमा नहीं होगा तो जो इंजन के पार्ट्स हैं अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो जो हमने विंटर डीजल बनाया है उसमें हमने क्या किया है, फ्यूल एडिटिव्स को शामिल किया है। और इसी के साथ आप एक चीज़ और समझिए कि जो पर्वतीय और ठंडे क्षेत्र होते हैं उसमें गाड़ियां पहले से चलती रही हैं, तो कैसे चलाते थे वो लोग? डीजल में क्या करते थे, केरोसिन को मिला देते थे और केरोसिन को मिलाने से वो क्या होता था, थोड़ा सा कम चिपचिपापन हो जाता था। लेकिन इससे क्या होता था, इंजन खराब हो जाता था, कार्बन की मात्रा जो है कि इंजन में बहुत ज़्यादा फैल जाती थी, तो उसकी क्षमता घट जाती थी। इसलिए जो है कि विंटर डीजल को लाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो बायोडीजल है लगभग 5% का यूज किया जाएगा और साथ ही साथ ये जो डीजल बनाया गया है इसको BS6 के स्टैंडर्ड पर बनाया गया है। इसमें सल्फर की मात्रा कम रखी जाएगी जिससे इंजन क्या कर सके, बेहतर प्रदर्शन कर सके। साथ ही साथ इसकी फ्यूल को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिससे यह ठंडी में माइनस में टेम्परेचर जाने पर भी क्या हो, ना जमे। जब नहीं जमेगा तो इसी प्रकार के फ्यूल को हम विंटर फ्यूल या विंटर डीजल के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण अभी पानीपत रिफाइनरी में पिछले साल से किया जा रहा है। आने वाले समय में जालंधर से भी इसका निर्माण किया जा सकता है और फिर यहाँ से होते हुए अभी पानीपत से जालंधर से लेह लद्दाख के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। प्रश्न आएगा, ये अब बनाया गया तो पहले क्या होता था? तो अब तक क्या होता था,
जो लद्दाख है, जो ठंडे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और जो है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ऐसे डीजल की इनको आपूर्ति करते थे जिसमें हाई सल्फर 4 पॉइंट होता था। अब प्रश्न आएगा ये क्या हो गया? तो दरअसल होता क्या है कि जो 4 पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस बिंदु पर आकर द्रव्य क्या होता है, कोई लिक्विड बहना बंद कर देता है। तो यह जो डीजल अभी तक दिया जाता था IOCL, BPCL, HPCL के द्वारा, उसमें क्या किया जाता था कि जो सल्फर है वो हाई रखा जाता था और उसको हाई सल्फर को मिलाकर 4 जो कि यहाँ पर जो पावर पॉइंट है उसको बनाया जाता था। पावर पॉइंट का मतलब है कि हम इस डीजल को ऐसा कन्वर्ट कर देते थे जिससे क्या हो कि वह जमे नहीं, अर्थात वह बना रहे। लेकिन इसमें क्या था सल्फर बहुत ज़्यादा होता था। सल्फर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता था कि यह जो गाड़ियां हैं उनमें दिक्कत होती थी, उनकी क्षमता घटती थी, प्रदूषण अलग से फैलता था। इसीलिए एक ऐसे जो है कि ज़रूरत थी डीजल की जिसमें क्या हो, प्योरली वह डीजल के रूप में हो, किसी अन्य चीज़ का यूज ना हो और उससे क्या हो, पर्यावरण पर भी प्रदूषण ना पड़े और साथ ही साथ वाहनों की इफिशियंसी भी ना घटे, जो हाई सल्फर की वजह से घट जाती थी। इसी के कारण इसको विंटर डीजल नाम दिया गया। अब आते हैं हम सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये देखिए, आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। आप भूटान को देखिए और भूटान के पूर्वी भाग में आपको दिखाई देगा सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य, और भूटान के पूर्व में आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। पूर्वी भूटान में एक जिला जिसका नाम है त्रिसिगैंग दोगसांग, यहाँ के लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ध्यान दीजिए, ये पूर्वी भूटान का एक क्षेत्र है और इसी में लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के सेला पास से करीब 17 किलोमीटर दूरी है। कुल मिलाकर कहें तो भारत और भूटान की सीमा के पास यह स्थित क्षेत्र है। यह जो अभ्यारण्य है वह रेड पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन मोनल तीतर जैसे वन्य जीवों के लिए फेमस है और काफ़ी अलग प्रकार के दुर्लभ जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य पर पूर्वी भूटान के साथ साथ जो यहाँ के पृथक जो खानाबदोश जनजाति हैं, अर्थात ऐसे जनजाति जो अपना स्थान बदलते रहते हैं, उन लोगों की इस पर निर्भरता बनी है। कुल मिलाकर यह किस लिए इम्पोर्टेंट है? एक तो इसकी जो लोकेशन है भारत और भूटान की सीमा के पास में, दूसरा यह जो है कि जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और भूटान के लिए क्यों है? क्योंकि यह उसका क्षेत्र है तो स्वाभाविक है इम्पोर्टेंट होगा। हाल ही में क्या हुआ है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसको हम GEF बोलते हैं, कि एक वर्चुअल बैठक हो रही थी। वर्चुअल बैठक में सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के विकास के लिए वित्त पोषण परियोजना पर जो वित्त पोषण परियोजना दिया जाना था किसको, सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य को, इस पर आपत्ति प्रकट करते हुए चीन ने कहा कि यह चूंकि यह जो क्षेत्र है यह चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, इसलिए सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य को कोई फंडिंग ना की जाए जब तक कि विवाद का समाधान नहीं हो जाता। हालांकि भूटान ने इस दावे को न सिर्फ खारिज किया बल्कि जो आपका ये GEF के तहत जो वित्त पोषण का प्रस्ताव लाया गया था इसको भी मंजूर करवा लिया उसने, और वित्त पोषण की जो परियोजना थी वह उसको भूटान को मिलेगी। अब ये जो आप प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वर्ष 1992 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो पर्यावरणीय योजनाओं का वित्त पोषण कर पर्यावरण संरक्षण का अपना सहयोग देता है। अर्थात अगर किसी देश को पर्यावरणीय योजनाओं के लिए फंड की कमी हो रही है या वो चाहता है कि वैश्विक समुदाय उसकी मदद करे, तो क्या होता है कि GEF के तहत क्या होता है, उसको फंडिंग की जाती है, और इसी प्रकार की फंडिंग सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य को की गई है। और यह जो GEF की कौन सी बैठक थी, 58वीं बैठक थी। चीन का कहना यह है कि चूंकि चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर कभी भी सीमांकन का कार्य नहीं किया गया, इसलिए पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद है। भूटान का कहना है कि भाई इस पर कोई विवाद है ही नहीं, विवाद तो तब होता ना कभी जब विवाद उठा होता। वह भूटान कहता है कि 1984 से लेकर 2016 तक हम लोगों ने 24 दौर की वार्ता की, उसमें लेकर कभी आज तक बात नहीं उठी कि इस पर विवाद है, तो आज आपने कैसे विवाद क्रिएट कर दिया। तो समीक्षकों का कहना है कोई विवाद है नहीं। चीन इस समय अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ उन हर क्षेत्रों पर, चाहे वो रूस के साथ हो,
भारत के साथ हो, भूटान के साथ हो, हर क्षेत्र के साथ ऐसे विवाद क्रिएट कर रहा है जिसके वजह से उसकी जो सामरिक शक्ति है वो उसको प्रदर्शित कर सके। वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद के बाद यहाँ पर जो है कि भारत जो भूटान और चीन के बीच कोई बैठक नहीं हुई है, और इसी के कारण ये चीन ये कह रहा है कि नहीं, ये पूरा क्षेत्र हमारा है, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। कुल मिलाकर हमें भूटान की संप्रभुता के समझना है। भूटान हमारा एक अच्छा पड़ोसी देश है, और सबसे बड़ी बात है जो चीन की नीतियां हैं वो अतार्किक हैं, आधारहीन हैं। तो ये था पूरा सक्तिंग वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।